नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुप्त राजवंश के बारे में। गुप्त राजवंश में हम गुप्त राजाओं की वंशावली के बारे में पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण गुप्त शासकों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा हुई थी और दूसरा शासक हुआ घटोत्कच, और जो कि श्री गुप्त का पुत्र था। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ये प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। 319 से 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। ये गद्दी पर बैठे। ये समुद्रगुप्त जो था वो भारतीय इतिहास का एक महान शासक था और समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हरिसेन के द्वारा लिखी हुई प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से ही समुद्रगुप्त द्वारा संपूर्ण भारत की विजय की भी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के बाद कुछ समय के लिए रामगुप्त गद्दी पर बैठा, किंतु हर्षचरित और इनके अनुसार रामगुप्त अयोग्य होने के कारण उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका शासनकाल रहा 375 से 415 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके स्वयं वो गद्दी पर बैठ गया और रामगुप्त की विधवा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो मिलती है वो मथुरा, गढ़वा, सांची, उदयगिरी और मेहरौली के अभिलेखों से होती है। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय पश्चिमी भारत की शक विजय थी। शकों के सिक्कों के आधार पर ही उसने पहली बार चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। उसके समय में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था फाहियान भारत, और इसने अपना यात्रा वर्णन लिखा था फो क्योंकि ग्रंथ में लिखा। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो साहित्य और कला की समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता का युग था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम, जो कि महेंद्रादित्य के नाम से ही प्रसिद्ध है, वह गद्दी पर बैठा जिसका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी है। उसने इस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और इसकी जानकारी उसके कवि वत्स भट्टी द्वारा लिखित मंसूर अभिलेख में मिलती है। गुप्त वंश को स्थायित्व देने वाला जो अन्य शासक था वो स्कंदगुप्त था, जिसने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धि जो बाहरी आक्रमणकारी थे हूण, उनको पराजित करके वापस खदेड़ना था। उसके हूण विजय की जानकारी भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। उसने प्रजा के कल्याण के लिए कई सारे कार्य किए और इसके अलावा जो क्षतिग्रस्त सुदर्शन झील थी उसकी पुनः मरम्मत करवाई। किंतु स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा और साम्राज्य में राजकुमारों के द्वेष और वैमनस्य से उनमें झगड़े उत्पन्न हो गए और इससे सामंतों का उदय हुआ। बौद्ध प्रभाव के कारण सैनिक शिथिलता और बार बार विदेशी आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर बना दिया, जिससे इस वंश का 550 ईस्वी के आसपास अवसान हो गया, पतन हो गया। इस मैप में आप देख रहे हैं ऊपर मगध और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ये चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम का गुप्त वंश का जो साम्राज्य था वो यहाँ से यहाँ तक था, और जो लाइट ब्लू में है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ये वाला हिस्सा जो था वो गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गया था, और जो लाइट पर्पल के अंदर है वो समुद्रगुप्त के टाइम पे ये गुप्त वंश का साम्राज्य था। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 350 से 375 ईस्वी। ये एक महान सम्राट और विजेता था। हरिसेन जो समुद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव था उसके द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति पर उत्कीर्ण लेख में समुद्रगुप्त के जीवन और व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण मिलता है, और इस प्रशस्ति को इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं साइड में अशोक स्तंभ, इस पर उत्कीर्ण किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा की चंपू जो शैली है उसका एक सुंदर उदाहरण है। समुद्रगुप्त का विजय अभियान। समुद्रगुप्त ने अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के बाद अपने साम्राज्यिक अभियान की शुरुआत की, मतलब साम्राज्य विस्तार की शुरुआत की। गुप्त वंशीय अभिलेखों में उसे सर्व राज्योच्छेद यानी संपूर्ण राज्यों का उन्मूलन करने वाला कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में समुद्रगुप्त की दिग्विजय का जो उद्देश्य था वो था धराणीवंद यानी संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। तो ये समुद्रगुप्त का उद्देश्य था।
साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले आर्यावर्त युद्ध, प्रथम आर्यावर्त युद्ध, जिसमें समुद्रगुप्त ने सबसे पहले उत्तर भारत में एक युद्ध किया, जिसमें उस समय की तत्कालीन 3 शक्तियां थी जिनको उसने परास्त किया। इसका उल्लेख प्रशस्ति की 13वीं, प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्तियों में मिलता है। वो 3 शक्तियां थी, अच्युत, नागसेन और कोतकुलज। तो जो अच्युत थे ये संभवतः नागवंशी राजा थे जो कि अहिर क्षेत्र में शासन करता था। इस स्थान की पहचान बरेली यानी उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली में रामनगर नामक स्थान से की जाती है, जहां से अच्यू नाम के कुछ सिक्के मिले हैं। नागसेन दूसरा नागवंशी शासक था जो कि चंपावती यानी अर्थात पद्मावती, जो ग्वालियर के पास वाला हिस्सा है, पदम पवैया, वहां पर शासन करता था। कोतकुलज, इस नरेश का नाम प्रयाग प्रशस्ति में मिट गया है और प्रयाग प्रशस्ति की 14वीं पंक्ति में कहा गया है कि जिस समय समुद्रगुप्त पुष्पपुरी यानी पाटलिपुत्र में खुशियां मना रहा था, तो उस समय उसकी सेनाओं ने उक्त नरेश को बंदी बना लिया था। कुछ मुद्राएं दिल्ली से मिली हैं जिस पर कोत लिखा मिलता है और ये कोतवंशी ही मुद्राएं हैं और ये राजवंश इन्हीं क्षेत्रों में शासन करता रहा होगा। ये आप देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य की सीमाएं हैं, ये जो डैश डैश करके है मैप के अंदर, ये गुप्त साम्राज्य की सीमाएं हैं। और ये जो एरो लगा के जो ये नीचे की तरफ है दक्षिण वाले पार्ट में, ये समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान है जो मैप में आपको दिख रहा है। और ऊपर जो डैश डैश वाला हिस्सा है वो गुप्त साम्राज्य की सीमाएं हैं। दक्षिण पथ का युद्ध, प्रयाग प्रशस्ति में प्रथम आर्यावर्त युद्ध के बाद समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का भी उल्लेख मिलता है। दक्षिण पथ से तात्पर्य उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के प्रदेश से है। सुदूर दक्षिण के तमिल राज्य इसकी परिधि से बाहर थे। महाभारत में विदर्भ तथा कौशल के दक्षिण में स्थित प्रदेश को दक्षिणापथ की संज्ञा प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय की 3 विशेषताएं हैं। पहला ग्रहण, दूसरा मोक्ष और तीसरा अनुग्रह। ग्रहण यानी शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष यानी शत्रु की मुक्ति और अनुग्रह यानी राज्य को लौटाकर शत्रु के प्रति उदारता बरतना। प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों और उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। दक्षिण के 12 राज्यों को समुद्रगुप्त पराजित करने और बंदी बनाने में सफल रहा, परंतु अपने सामर्थ्य, साधन और राजधानी से दूरी का उसको स्पष्ट ज्ञान होने की वजह से वो एक दूरदर्शी राजा था, तो उसने इन राज्यों को प्रत्यक्षतः अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया और उसके बाद उन्हें उनके राज्य क्षेत्रों को फिर से शासक बनाने की नीति का अनुसरण किया। इस प्रकार राजसी कृपा प्रदर्शित करने और उसने उनकी राजनिष्ठा अर्जित कर ली, उसकी इस नीति को धर्म विजयी राजा की नीति कहा जाने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त उनसे भेंट और उपहार आदि प्राप्त करके ही संतुष्ट हो गया। दक्षिणापथ के ये राज्य निम्नलिखित थे। कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतर का राजा व्यागराज, कोराल का राजा मंतराज, पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोट्टूर का राजा स्वामीदत्त, एरंडपल का राजा दमन और कांची का राजा विष्णुगोप, अवमुक्त का राजा नीलराज, वेंगी का राजा हस्तिवर्मा और पालक्क का राजा उग्रसेन, देवराज का राजा कुबेर और कुस्थलपुर, कई जगह कुंठलपुर मिलता है, कुस्थलपुर का राजा धनंजय। तो ये दक्षिणापथ के राज्य थे, 12 राज्य। ये मैप में आपको दिख रहा है गुप्त साम्राज्य है। इसमें जो मेन एरो है, जब हम फायन की यात्रा पढ़ेंगे तब इस तरीके का मैप वापस हम अध्ययन करेंगे। और इसमें नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है दक्षिण वाला पार्ट में जो एरो बने हुए हैं वो समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय का मार्ग है। और जो ये लाइट है, लाइट ग्रीन में, ये सारे जो दक्षिण के जो राज्य हैं वो विजय करने के बाद समुद्रगुप्त ने वापस उन्हीं राजाओं को लौटा दिए। तो इस तरीके से ये समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को ये मैप दर्शा रहा है। आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध, आर्यवर्त के पहले युद्ध के दौरान समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के राजाओं को केवल परास्त ही किया था, उनका पूरी तरीके से उन्मूलन नहीं किया था। तो समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के दौरान राजधानी में उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उत्तर के इन राजाओं ने फिर से स्वतंत्र होने की चेष्टा करी। दक्षिण विजय के बाद समुद्रगुप्त ने उन राजाओं को पूर्णतया उन्मूलन कर दिया तथा उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त की इस नीति को प्रयाग प्रशस्ति में प्रस्फोद्धारण कहा गया है और यह दक्षिण में अपनाई गई ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के प्रतिकूल थी।
आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के एक भाग पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं का उल्लेख है और ये 9 राजा इस प्रकार से हैं: रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। ये आर्यावर्त के 9 राजा हैं जिनको समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। आठविक विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों की भी जानकारी मिलती है। फ्लिट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के जो वन प्रदेश थे उसमें ये सभी राज्य फैले हुए थे और उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच के आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए इन आठविक राज्यों पर नियंत्रण रखना आवश्यक था। सीमावर्ती राज्यों के विजय। सीमावर्ती यानी प्रत्यंत राज्य कहा उन्हें। समुद्रगुप्त की पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थित जो प्रत्यंत राज्य थे, सीमावर्ती राज्य थे, उनकी एक लंबी सूची प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में मिलती है। समुद्रगुप्त की शक्ति से ये लोग डर के इन राज्यों ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और ये राज्य समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे तथा उसकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उसे प्रणाम करने के लिए दरबार में उपस्थित होते थे। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 5 है और ये सभी जो है वो राजतंत्र हैं। समतट, ये पूर्वी बंगाल का समुद्र तटवर्ती प्रदेश था। दबाक, ये असम के नौगांव जिले में स्थित डबोक स्थान था। कामरूप, आधुनिक असम का केंद्रीय भाग। और करतपुर, इसकी पहचान जालंधर स्थित करतारपुर से की जाती है। तो एक मत के अनुसार इसके अंतर्गत कुमायूं, गढ़वाल तथा रुहेलखंड का कतुरिया राज प्रदेश आता है और नेपाल, जो कि आधुनिक नेपाल है। तो पूर्वी राज्यों, विशेष रूप से बंगाल पर अधिकार हो जाने से समुद्रगुप्त को पूर्वी बंगाल के समृद्ध बंदरगाह पर नियंत्रण प्राप्त हो गया था तथा यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह उस समय ताम्रलिप्ति था। तो समुद्रगुप्त के इस भाग पर अधिकार ने गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को भी समृद्ध किया, मजबूत किया। प्रांतीय राज्यों की दूसरी श्रेणी में 9 गणराज्य हैं जो पंजाब, मालवा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। ये समुद्रगुप्त के साम्राज्य की पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी, जब आप देखेंगे पश्चिमी यानी लेफ्ट साइड में और उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित थे, जो इस तरीके से है। मालव, ये आपको मैप में दिखेंगे। मालव, अर्जुनायन, योद्धय, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, ये सांची का प्राचीन नाम है, और खरपारिक। ये 9 गणराज्य हैं जिन पर भी समुद्रगुप्त का अधिकार था। विदेशी शक्तियां। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं तथा 24वीं पंक्तियों में विदेशी शक्तियों के भी नाम दिए गए हैं। समुद्रगुप्त के प्रभाव में आकर उन्होंने सब प्रकार की सेवा प्रदान करके उसकी प्रभुता स्वीकार करी और उनकी सेवाएं इस प्रकार थी: आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गरुत मंदाक, स्वविषय भुक्ति शासन याचना। यानी आत्मनिवेदन यानी सम्राट के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना। कन्योपायन यानी अपनी पुत्रियों को भेंट स्वरूप लाकर राजा के साथ विवाह करना। और गरुत मंदाक, स्वविषय भुक्ति शासन याचना यानी अपने विषय या भुक्ति यानी जिले के भोग यानी कर के निमित्त गरुड़ अंकित मुहर से छपे शासनादेश की प्राप्ति। तो इस प्रकार से वो 3 तरीके से समुद्रगुप्त की सेवाएं करती थी ये विदेशी शक्तियां। ये विदेशी शक्तियों में कुषाण तथा शक जो है वो मुरुंड, टोलेमी के अनुसार ये मुरुंड जो है गंगा के बाएं किनारे पे घाघरा के दक्षिण कांठे के सिरे पर स्थित है और सिंगल यानी श्रीलंका और अन्य द्वीपों के निवासी थे। इन शासकों ने समुद्रगुप्त के दरबार में राजदूत भेजे और एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बौद्ध गया में बौद्ध यात्रियों के लिए एक विहार और एक अतिथि गृह बनवाने के लिए समुद्रगुप्त की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके पास दूत भेजा था। समुद्रगुप्त बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और न केवल युद्ध कला में प्रवीण था अपितु शास्त्रों में भी पारंगत था। उसे कविराज और अर्थात कवियों का राजा कहा जाता है। इलाहाबाद के स्तंभलेख में उसे एक महान संगीतज्ञ कहा गया है। उसके गीतात्मक किस्म के सिक्कों से भी इस बात की पुष्टि होती है जिसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसने अपने दरबार में विद्वानों को प्रसाद दिया और उन्हें अपने मंत्रियों के रूप में भी नियुक्त किया था। सैनिक सफलताओं के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है और समुद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई वो 300 ईस्वी में हुई। तो आज हमने पढ़ा गुप्त राजवंश का पार्ट 1 जिसमें हमने गुप्त वंश के राजाओं की वंशावली और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। थैंक यू।